आप एक मल्टीप्लेक्स में हैं, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं इन्फ्लेटेड कॉस्ट का और सडनली यू क्राई फायर फायर फायर। स्टैम्पीड हो गया, लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं, स्टैम्पीड हो गया, लोग मर गए। तो जिसने ये क्राई दी फायर फायर फायर, वो आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है। तो पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए। वो बोलता है कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बोलूँ। अच्छा, गुजरात जैसा स्टेट भी आप देखोगे तो वो 100% लिकर के ऊपर वो बैन नहीं लगाया है, उसने टूरिस्ट के लिए वीएलसी की ओपन रखा है। अब ये क्यों भाई आपने दोगलापन किया है? क्या यहाँ गुजरात में एक सामान्य व्यक्ति जो गुजरात का डोमिसाइल है उसके लिए आप कह रहे हो कि नहीं? अच्छा, कारण भी ये कहा जाता है कि गांधी जी का गुजरात है, या बिहार में भी इसी प्रकार की पॉलिटिकल वीएलसी की मैसेज देने की कोशिश। तो गांधी जी तो पूरे भारत के थे, खाली गुजरात में पैदा हुए तो क्या खाली गुजरात के लिए? तो करना है तो पूरा करो। क्या अगर वॉर हो रहा है, इमेजिन इट दिस वे, वॉर है, ऊपर से बम गिर रहे हैं, तो क्या हम अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ असेंबली दे सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है, इसके लिए प्रजा को भी समझ में आ जाएगा, राइट? और प्रजा उसमें एडप्ट हो जाएगी। अब इन सब के चक्कर में क्या हुआ है कि ये एक तरह से मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है। तो अगर पूरी वर्ल्ड एक फैमिली है, तो एक फैमिली के दूसरे मेंबर से एक चीज बोरो करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ला दी, तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप इसको थोप दोगे और समाज को कहोगे और पॉलिटी के अंदर लागू करोगे कि ऐसी सोसाइटी और ऐसी पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाएगी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो मेरे हिसाब से थोड़ी त्रुटियां है। उसके लिए वी नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वरना कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजियस टेक्स्ट में कोई चेंज ही नहीं है। लुक एट व्हाट डॉक्टर अंबेडकर सेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने दिया है, इट मे बी पॉसिबल कि आप उससे अग्री ना करो, कि ये कंट्री नहीं थी, इट वाज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंट्रीज व्हिच गॉट टुगेदर। वी हैव स्टेट्स इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्राइबल कस्टम्स है, डिफरेंट रिलीजन्स है। तो आप इनको कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे सकते हैं कि ये कल को बोलेंगे कि वी वांट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। उस कारण से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। बट क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? क्या क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को मजल किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स इनएक्शंस और लैक ऑफ इंटेक्ट? यस। उस मॉडल के ऊपर जाए तो एतराज क्या होगा कि भाई हम ब्रिटिश मॉडल को, क्योंकि ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम तो वहाँ से हमने वेस्टमिनिस्टर स्टाइल दिया है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस फिर लिखने की क्या आवश्यकता थी, है ना? तो हम उसी को ही बना देते हैं और इसको हटाएंगे, तो क्या ख्याल है? आप बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में एब्सोल्यूट है, यहाँ पर भी एब्सोल्यूट होना चाहिए। हेट स्पीच पे अलाउड, उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? एक ग्रुप बोलेगा कि दूसरी कम्युनिटी को बैनिश कर दो, सोशल बॉयकॉट करो। In our country, which is unfortunately divided on caste, linguistic, religious lines, then hate speech will be rampant. Then this is not an ideal society to live in. उसी लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। वो रिस्ट्रिक्शन जब तक ना हो तब तक वी कांट लिव पीसफुल, कि क्या गवर्नर को टाइम लिमिट पे बाउंड किया जाए कि नहीं किया जाए। वरना अगर यही लिमिट सुप्रीम कोर्ट इम्पोज करती है, आप बोलोगे दिस इज द टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड ओवर द इलेक्टेड, ये जुडिशियल डेस्पोटिज्म है, ये जुडिशियल ओवररीच है, ये जुडिशियल एडवेंचरिज्म है। बट सुप्रीम कोर्ट इज फोर्स्ड टू इंटरफेयर। आप 1973 की बात की, तब तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। चीफ जस्टिस वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस एएन राय को चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके बाद जस्टिस खन्ना को ओवरलुक करके जस्टिस बे को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो गलती किसकी है? पॉलिटिकल क्लास की है। तब जाके अगर सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस ये कहा कि हम आपको रेकमेंड करेंगे और आपको उस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, तो इसमें गलती सरकार की है कि जुडिशरी की है? और ये एक मिसकंसेप्शन है सर कि इन इंडिया जजेस आर अपॉइंटेड बाय देमसेल्व्स। ये सरासर गलत है। आप इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करो, आप सेशन साहब की बात करो, मैं टेक्निकलिटीज में आप देखिए कि उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ही फॉट इलेक्शंस। अब ये कहाँ तक आपको ये सही लगेगा? जो राज्यसभा है, द कंसेप्ट इज वो राज्य का प्रतिनिधि करना चाहिए। बट वी लुक वेदर इट इज स्मृति ईरानी, मनमोहन सिंह, हमारे एस जयशंकर साहब, वो अलग अलग राज्यों से लड़े हैं टू गो वाया राज्यसभा सीट्स एट सम पॉइंट। तो उसमें तो इनजस्टिस उन राज्य के लोगों का हो रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी वो लोग किसी और काम के लिए चुने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एस जयशंकर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। आई पर्सनली फील ही कुड नॉट कंट्रीब्यूट दैट मच टू द गुजरात का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कंपेयर टू सम अदर पर्सन फ्रॉम गुजरात। सो डू यू सी दिस एज अ कि इसमें क्लैरिटी से लिखना चाहिए था डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का, तो वो बाड़े पे मकान लेके मजाक बना रहे हैं। तो मित्रों, ये प्री कैप एक झलक मात्र था। पूरे 1 घंटे का ये वीडियो है जहां पर हमने बहुत गहरी
चर्चा की है कि क्या संविधान को बदल देना चाहिए, और ये सब आपको मेंस, निबंध और इंटरव्यू में काफ़ी उपयोगी होगा, तो पूरा वीडियो आप सुकून से देखें। मित्रों, ये हमारा संविधान ही है जो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस वगैरह को उसकी स्थापना यानी फाउंडेशन देता है, उसको काम करने की आज़ादी यानी फ्रीडम देता है। तो इसी संविधान दिवस के अवसर पर अनअकैडमी अपने यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर एक आकर्षक ऑफर लाया है। केवल 19,999 में पूरे 1 साल में हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएंगे, जहां पर आपको मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के सभी विषयों के लाइव लेक्चर्स, पावर पॉइंट नोट, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस, जीएस से सीसेट, सब कुछ पढ़वाया जाएगा। और अनअकैडमी के ऐसे ही अलग अलग ऑफरिंग्स का फायदा उठाकर पिछली एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था, और इसमें यदि हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ें तो ये नंबर और बढ़ जाता है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरमत सर, ये 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो दोनों में क्या अंतर है? Constitution was ready on 26 November 1949, बट इसको हमने इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950। 1950 को हम सेलिब्रेट करते हैं द रिपब्लिक डे। 2015 में ऑन द ईव ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, सरकार ने ये डिसाइड किया कि 26 नवंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, साइन किया गया था, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, और तब से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे किस बात का मनाया जा रहा है? अब तो सर नया टाइम आ गया, 2025 में हम लोग जी रहे हैं, हमको तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब नया संविधान लिखना चाहिए, या रीराइट करो, या कुछ नई सिस्टम के ऊपर चलते हैं सर। तो मित्रों, क्या हमें हमारा ये संविधान बदलना चाहिए कि नहीं? हमारे पॉलिटी एजुकेटर सरमत सर और हिस्ट्री एजुकेटर प्रतीक सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए डिबेट शुरू करें। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, आज 26 नवंबर संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है। मैं अपने कलीग्स पॉलिटी एजुकेटर सरमत महराज सर और हिस्ट्री एजुकेटर प्रतीक नायक सर से समझने की कोशिश करूंगा कि हमारा ये संविधान, क्या इसे ऐसा ही रखना चाहिए, बदलना चाहिए, पूरा जीरो से फिर से लिखना चाहिए, क्या सच में ये खतरे में है? ये सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरमत सर, योर ओपनिंग आर्गुमेंट्स। Start with the arguments of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar famously said, howsoever good a constitution may be, it's bound to turn out bad because those who make it work happen to be a bad lot. To me, Indian constitution is the most beautiful constitution in the world. Lengthiest as well, क्योंकि ये बहुत elaborate है. It touches every aspect of governance and people's lives. Now, we may agree to disagree whether this constitution is being followed in letter as well as in spirit or only in letter. उस पे दो राय हो सकती है, but I would not go as far as saying कि rescind the constitution, abrogate it and bring a completely different constitution. We just need to make this constitution work. That's it. अब मित्रों, इस डिबेट को स्ट्रक्चर तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में हम चला सके, वन बाय वन विल गो इनटू दी पार्ट्स। तो प्रियम्बल से शुरू करते हैं सर। डू यू अग्री प्रतीक सर, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें प्रियम्बल भी द बेस्ट है? सर, दो चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि आप इसको देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इतिहास के कंटेक्स्ट में भी और पॉलिटी के कंटेक्स्ट में कहा गया कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ज़्यादातर फीचर्स आप देखोगे तो हमने जो भी सिस्टम अडॉप्ट की है, वो चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, ओवरऑल राइट्स की बात कर रहे हो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रहा है, तो वी हैव बोरोड इट। वो चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, डीपीएसपी हो गया हो, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखिए बात बात के अंदर हमने ऐड की है। तो एवरीथिंग हैज़ बीन एडेड एंड बोरोड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से मॉडल्स। अब वो सिस्टम वहाँ पे जैसे आप पकड़ने की कोशिश करें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में चल रही थी, तो हमने कहा कि चलो हम भी उसको बोरो कर देंगे, राइट? हमने उसी की ही लेगेसी को कंटिन्यू किया। अब हमें पता है कि हमारे यहाँ काउंसिल्स कैसे चल रही थी। काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बन के आए हैं, तो हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस और एनलाइटनमेंट नहीं था। उसके बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है, इसके लिए प्रजा को भी समझ में आ जाएगा, राइट? और प्रजा उसमें अडॉप्ट हो जाएगी। अब इन सब के चक्कर में क्या हुआ है कि एक तरह से मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है। आप देखिए चुनाव से लेके पूरी प्रक्रिया के अंदर वही चीज़ प्रियम्बल के अंदर हुई। अब प्रियम्बल आप ऐसे देखा जाए तो मतलब वो पूरा क्रक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सार है। अब प्रियम्बल को हमने इस तरह से देखा था कि भाई एक ऐसी एंटिटी के रूप में होगा जो बहुत सारा जस्ट निकाल के देगा। अब प्रियम्बल के अंदर भी हमें अमेंडमेंट करने पड़े। अच्छा, हम प्रियम्बल में अपने आप को कहते थे कि हम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। देन आफ्टर सम ईयर्स 76 तक आते आते हमने कहा कि हम सेक्युलर भी है। अब क्या, पहले क्या हम लोग सेक्युलर नहीं हुआ करते थे?
तो 47 से लेके 1976 तक या 1950 से जब से संविधान लागू किया, तो हम क्या सेक्युलर नहीं थे? वही चीज़ हमने सोशलिस्ट शब्द के साथ एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की कोशिश की। अब इसके पीछे तर्क तो बहुत सारे दिए जाएँगे कि नहीं-नहीं हम समय के साथ अपडेट हो रहे हैं, ये है, वो है ना? हमें आइडियल्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने चाहिए। सो देयर आर थिंग्स व्हिच आर पार्ट ऑफ द सोशल इथोस, है ना? वो कल्चर का पार्ट है। आप इसको थोप दोगे और समाज को कहोगे और पॉलिटी के अंदर लागू करोगे कि ऐसी सोसाइटी और ऐसी पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाएगी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो मेरे हिसाब से थोड़ी त्रुटियाँ है सर, और वो रह गई है, तो अभी और इवॉल्व करने की आवश्यकता है। उस पे सर मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। सही बात है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, हमने बोरो राइट। किया है। लेकिन आप इसको डिफरेंट तरीके से देखिए। लुक एट द फोरसाइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। उनमें वो एरोगेंस नहीं था कि अगर कहीं दूसरी कंट्री में कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, हम वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। दे लर्न फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, मॉडिफाइड इट इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और वो हमें दे दिया। दिस शोज देयर फोरसाइट और नॉन एरोगेंस कि चाहे कहीं पर भी कुछ भी अच्छा चले, वी कैन इम्प्लीमेंट दैट इन इंडिया। आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, महात्मा गांधी जी जब इंडिया वापस आ गए और उनको पूछा गया कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लुक एट द ब्यूटिफुल स्टेटमेंट दैट महात्मा गांधी said. He said, at this stage of my life, I don't want to join a political party to be influenced by it, but I want to join a party to influence it. That does not mean that I am not open to new ideas. That means the new idea, the new light has to be enchanting enough to entrance me. तो वो होता है कि दूसरे कंट्रीज में कुछ अच्छा चल रहा है, वी विल इनकॉर्पोरेट दैट इन इंडियन सेटिंग। तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरी चीज, हम बोलते हैं वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो अगर पूरी वर्ल्ड एक फैमिली है, तो एक फैमिली के दूसरे मेंबर से एक चीज बोरो करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ला दी, तो उसमें क्या डिफरेंस है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? अब आप बात कर रहे हैं प्रियम्बल को अमेंड किया गया। लुक एट द स्टेटमेंट गिवन बाय पंडित नेहरू, every genuine demand should be capable of realization. Our constitution is a living document. ये religious text नहीं होना चाहिए कि उसको आप कभी भी फिर change ना करो, amend ना करो। Societies change, evolve, expectations change, aspirations change, and our constitution has to reflect those new sentiments and aspirations. उसके लिए we need to amend the constitution, वरना constitution और religious text में कोई change ही नहीं है। Look at what Dr. Ambedkar said. जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने दिया है, इट मे बी पॉसिबल कि आप उससे अग्री ना करो, गेट 2/3 majority in the parliament and change it. If you can't get 2/3 majority, that means only you are dissatisfied with the constitution. Your dissatisfaction is not shared with the larger public. Our constitution is a bag of borrowings. That does not mean कि copy paste करके लाया है, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सूट किया गया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल, हमने ये चूज नहीं की क्योंकि वो ब्रिटेन में चल रही थी। Look at the debates in the Constituent Assembly. That is why I would urge every single citizen to follow the debates of the Constituent Assembly. अगर कुछ चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों है, उसका एक लॉजिक है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गवर्नमेंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट स्टेबल भी होनी चाहिए, अकाउंटेबल भी होनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अगर अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमने अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम डिजाइन नहीं किया है वेयर यू कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, स्टेबिलिटी भी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। दैट्स हाउ वी ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिकॉज उसमें अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सरासर गलत है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, हमने उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शूट किया है और हमारे लिए जो अच्छा लगेगा वो हमने कर दिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसी के लिए आ गया। मतलब दो चीज़ सर, मतलब मुझे यहाँ से समझ में आ रही है। जैसे आपने कहा कि बोरोड है, अब आप मुझे बताइए कि वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन जो हिटलर ने खुद फाड़ के फेंक दिया था 1933 में, वहाँ से हम लोग कह रहे थे कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी अराउंड, राइट? अब इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए, राइट? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया ही किस कंटेक्स्ट में गया था? इनफैक्ट हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर ही बना है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ संविधान को, उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो एक पूरा ढांचा इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बन के आया था। हिस्टोरिकल सेंस में मैं आपको बताऊं कि इट वाज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी डन बाय द ब्रिटिश अराउंड, कि इंडियंस को डिवाइड कर दिया जाए, एक सो कॉल्ड फेडरेशन बना दिया जाए, ऊपर डायरकी लेके आ जाएंगे और नीचे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, थोड़ा गाजर मिल जाएगा, ये लोग प्रोविंशियल प्रीमियर्स के रूप में कांग्रेस के सत्ताधीश बैठते रहेंगे, राइट?
अब उसमें इन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस डाले थे। अब हमें एक आधुनिक देश की तरफ लेके जाना है, वहाँ आपने इमरजेंसी, फिर उसके बाद आप ये भी कह रहे थे कि देखो ब्रिटिश तो राइट्स नहीं दे रहे हैं, बट हम जर्मनी से वो संविधान जो ऑलरेडी गायब हो चुका है, अब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। ऐसे तो मैं आपको पचासों डॉक्यूमेंट हिस्ट्री के अंदर से निकाल सकते हैं जहाँ से बोरो करने लायक बहुत सारी चीज़ें थी, पर हम नहीं कर पाए हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक कभी-कभी मतलब आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स अराउंड। यू माइट बी हैविंग अ बेटर एनालिसिस एंड डेप्थ ऑन दिस पार्ट। आप मुझे बताइए सर, हमारे लिए सबसे सीक्रेट क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी राइट, और फंडामेंटल राइट्स? Right. दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी किसी चीज को प्रेसिडेंस देनी है। राइट। हर दिन क्या ऐसा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है? नहीं। इमरजेंसी कितनी बार लागू हो गई? 3 बार। और एक टाइम पे जब 1975 में इमरजेंसी लागू हो गई, दैट इज सपोज टू बी अ कंट्रोवर्शियल वन। राइट। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द मैच्योरिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इमरजेंसी कभी लागू ही नहीं हुई। सर वो तो तो वो अमेंडमेंट करना पड़ा बाद में जाके, मुरारजी भाई देसाई की सरकार आई, वरना तो ओरल कॉल करके प्रेसिडेंट वो साहब को इन्फॉर्म करके इंदिरा गांधी ने कह दिया कि भाई चलो हम लोग विदाउट द कंसल्टेशन एंड द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ it is still the same, sir. Right. Instead of oral advice, now अब it is the written written है, advice of the cabinet. But written. prime minister controls the cabinet. Right. तो वो orally दे। आपको ऐसा लगता है कि अभी प्रधानमंत्री जी अगर कुछ राष्ट्रपति जी को बोलेंगे तो हाँ। कैबिनेट उसका समर्थन नहीं करेंगे? इट इज स्टिल द सेम। राइट। बट ऐसा है कि क्या अगर वॉर हो रहा है, इमेजिन इट Right. दिस वे, वॉर है, ऊपर से बम गिर रहे हैं, तो क्या हम अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ असेंबली दे सकते हैं? एक्सटर्नल It is for- इमरजेंसी it इज is नॉट for- अ प्रॉब्लम अराउंड सर, ठीक है ना, वो तो एक्सटर्नल इमरजेंसी बेस्ड ऑन द एग्रेशन और व्हेन इट कम्स टू द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री अराउंड, हम इंटरनल इमरजेंसी का जो मिसयूज, क्योंकि आप कह रहे हो कि संविधानवाद के बेसिस के ऊपर से ही, और यह संविधान जो हमने लिया था जो फीचर्स इमरजेंसी का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया। उसी पे मैं फिर से आऊंगा। जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड, बट इट इज दोज हु मेक इट वर्क, दे हैपन टू बी अ बैड लॉट। राइट। अब पॉलिटिकल क्लास ने गलती की 1975 में, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है। उसका दुरुपयोग किया गया, मिसयूज किया गया, और तभी उसी के लिए द सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंसिया, सिटीजन्स, दे हैव टू बी अवेक, अवेयर, उसको चेक करना है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर 5 साल इलेक्शन है। इफ यू डोंट लाइक दैट गवर्नमेंट, चेंज इट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन 1977। सर प्रियम्बल के बाद अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। सर ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उसके बाद इफ्स एंड बट्स बहुत सारे पार्लियामेंट और कानून से रिस्ट्रिक्शन लगा के, तो इसका क्या मतलब है? शुड वी नॉट हैव देम एज एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स ईच एंड एवरीवन? आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप जो चाहे बोल सकते हैं, जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट कैन इट बी एब्सोल्यूट इन अ कंट्री लाइक इंडिया? आई बिलीव नो। क्यों? मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। आप एक मल्टीप्लेक्स में हैं, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं इन्फ्लेटेड कॉस्ट का, और सडनली यू क्राई फायर फायर फायर। स्टैम्पीड हो गया, लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं, स्टैम्पीड हो गया, लोग मर गए। तो जिसने ये क्राई दी फायर फायर फायर, वो आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है। तो पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए। वो बोलता है कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बोलूं। अब उस वजह से अगर पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेक इट एब्सोल्यूट। इस कारण से फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। तभी फिर से मैं आपको पूरी बात बताता हूं। Howsoever good a constitution may be, it's bad, it's glad to turn out bad, it's made to turn out bad because those who are made to work it turn out to be a bad lot. अब इसमें हेकलर्स वीटो आ गया, मिसयूज। कैसे? मूवी बना दी, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज गेटिंग ऑफेंडेड बाय दिस। उनको पता है कि पब्लिक ऑर्डर ग्राउंड है जिसके बेसिस पे ये मूवी बैन हो सकती है। वो पथराव करते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, बसेस को जला लेते हैं, और गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू बैन दैट मूवी। दिस अफेक्ट्स द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ द फिल्म मेकर्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है, इसमें स्टेट की गलती है। स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड पब्लिक ऑर्डर। दैट्स द फेलियर ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेल इंटेंशनड कि हम आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं बिकॉज इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर। State also has the right to uphold sovereignty and integrity of India. Can you allow a state in India, जिसको हम बोलते हैं कि ये country नहीं थी, it was a group of multiple countries which got together. We have states in the name of language.
डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्राइबल कस्टम्स है, डिफरेंट रिलीजन्स है, तो आप इनको कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे सकते हैं कि ये कल को बोलेंगे कि वी वांट टू secede फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज दैट विल हैव अ स्पाइरलिंग इफेक्ट। फिर हर कोई स्टेट बोलेगा वी वांट टू कम आउट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। उस कारण से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। बट क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? क्या क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को मजल किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स इनएक्शंस और लैक ऑफ इंटेंट? यस, बट कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है, स्टेट की गलती है। प्रतीक सर, यू वांट टू काउंटर? सर दो चीज का विचार मुझे आता है मतलब हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर अ मॉडर्न डेमोक्रेसी, एक एनलाइटन नेशन के रूप में, एक स्टेट के रूप में हम हमारी नींव रखी 1949, मतलब जब संविधान हमने लागू किया 26 नवंबर के बाद। आप देखिए एनलाइटनमेंट के फेज से ये डिबेट चलती आ रही है इतिहास के अंदर, जहाँ ये कहा जाता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी तब तब उस टाइम पे वो थियोक्रेटिक स्टेट था, तो चर्च और मोनार्की दोनों मिलके इसी तरह की इंटेलेक्चुअल थिंकर्स को, एनलाइटन के जो ऑथर्स थे उनका गला घोटने की कोशिश करते थे। तब वोल्टायर जैसे लोग भी निकल के आए और भी आपको थिंकर्स मिलेंगे जिनमें से कुछ लोगों का कहना था कि आई माइट नॉट एग्री विथ व्हाट यू स्पीक, बट आई डिफेंड टिल I'll डेथ योर राइट defend टू से इट। till your right to speak till my last breath, कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हें बोलने का अधिकार मिले, मैं तुम्हारे साथ सहमति नहीं रखूंगा। अब ये परिपक्वता सर समाज के अंदर किसी ना किसी को तो उठानी ही पड़ेगी। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी अराउंड, सो एट एवरी पॉइंट एंड एवरी जंक्शन हम यही सोचते रहेंगे कि यार एक शब्द बोलने से, एक मूवी बनाने से, एक टेली सीरीज या वेब सीरीज बनाने से, या एक बुक लिखने के कारण एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफेंड होती रहेगी। वो सोसाइटी को ये चीज़ सर हुई थी, और ये मूवीज़ को लेके जब कोर्ट वोट में भी जब गया मैटर, तो जुडिशरी ने भी यही कहा कि भाई तुम्हें नहीं देखना है तो मत देखो। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम दूसरे व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है या उसकी जो जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में, आप उसको काउंटर करने की कोशिश करो। अच्छा, यही चीज़ जो सर ने भी कहा है कि कोई स्टेट कहेगा कि मुझे सेसेशन की तरफ चला जाएगा, कोई ग्रुप ऑफ लोग आ जाएंगे। अब उसमें तो बहुत क्लियर कट है हम लोग सर, ठीक है ना, कि भाई व्हेन इट कम्स टू द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन अराउंड, उसके विरुद्ध में तो कोई नहीं जा पाएगा। आपको एब्सोल्यूटिज्म की एक परिभाषा मैं इतिहास के अंदर से देना चाहूँगा। आप देखिए अमेरिका ने जब संविधान, मतलब उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन सरमत सर ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कि भाई वो पहले तो अपना फंडामेंटल राइट्स ऐड करना रह गया, मतलब उनकी डिबेट के अंदर फेडरेशन की और उसकी, फिर बिल ऑफ राइट्स के रूप में पहले 10 अमेंडमेंट लेके आए। 1789 तक आते-आते इन्होंने अपना बिल ऑफ राइट्स लागू किया, एंड देन इन द 1860s द 11 स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खास करके कैरोलिना और ये सब स्टेट्स के लीडर्स ने सेसेशन कर दिया। अब्राहम लिंकन बड़ा क्लियर था कि भाई तेरे को जो भी यूनियन, अच्छा वो भी यूनियन शब्द ही यूज़ करते हैं कि भले वो फेडरेशन है, ट्रू फेडरेशन के रूप में, कि तुम्हें जो भी करना है वो यूनियन के अंदर करो। वी आर अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एंड वी आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। You have voluntarily joined the American Union, but you don't have the right to secede. You might have that authority कि तुम 2 बार बोल दोगे कि मुझे पसंद नहीं आ रहा अब्राहम लिंकन, क्योंकि वो स्लेवरी अबॉलिश कर रहा था और ये सब, वो तब की सोसाइटी की बात है। पर कहने की बात ये है कि हमें जो ये डर सता रहा है ना कि भाई यार हम ज़्यादा फ्रीडम दे देंगे और रिस्ट्रेनमेंट नहीं रखेंगे तो फिर लोग झंडा लेके चले जाएंगे, तो स्टेट हैज़ इट्स ओन अथॉरिटी एंड स्टेट इज़ ऑलवेज माइटी सर। इतिहास से तो ये चीज़ निकल के आई है कि माइट इज़ ऑलवेज राइट, एंड स्टेट अपनी माइट के ऊपर ही उसका एक जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है वो निकल के आया है। तो संविधान मेरे हिसाब से अगर आप एक परिपक्व समाज की निर्माण करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि भारत को आगे लेके जाना है, उसमें फ्रीडम की बात हो गई हो, कुछ-कुछ जगह के ऊपर आपने कहा, सर ने भी कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिस्ट्रेनमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट एक्सेप्शंस बहुत मिनिमल। हम यहाँ क्या है कि किसी पत्रकार ने 2 आर्टिकल लिख दिए, उसके ऊपर 4 दिन के बाद एनएसए लगा देंगे, या वी विल सी कि कुछ ना कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो के नाम पे। सरकार की गलती है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है। हाँ, पर वो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर वो हाँ, कानून पास किया है ना, आप नहीं, समझो। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन खराब है कि पूरा बदलना चाहिए। राइट, मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, अगर उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए, वी कैन मेक दिस कंट्री द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तौर पे सोसाइटी में कुछ थोपा जा रहा है। हमको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए, जैसे हम चाहे वैसे रहने चाहिए, जैसी सोसाइटी हम चाहते हैं उस वैसी सोसाइटी का निर्माण करें। फिर आर्टिकल 17 भी नहीं होना चाहिए था। आप बोलते कि सती को कंटिन्यू कर लो, अनटचेबिलिटी को कंटिन्यू कर लो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट इन इंडिया, राइट, इट इज टू बी कल्टिवेटेड, बिकॉज
democracy in India is the top dressing on the Indian soil, which is essentially undemocratic. राइट आपको लोगों को पुलिस भी करना है. कॉन्स्टिट्यूशन को एक, इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट्स अ मॉरल डॉक्यूमेंट. हमको बोलना है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. अगर वो नहीं है तो फिर तो अनटचेबिलिटी, भेदभाव कंटिन्यू रहेगा. आप बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में एब्सोल्यूट है, यहां पर भी एब्सोल्यूट होना चाहिए. हेट स्पीच पे अलाउड है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? एक ग्रुप बोलेगा कि दूसरी कम्युनिटी को बैनिश कर दो, सोशल बॉयकॉट करो. In our country, which is unfortunately divided on caste, linguistic, religious lines, Right. then hate speech will be rampant. Then this is not an ideal society to live in. वो उसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है. वो रिस्ट्रिक्शन जब तक ना हो तब तक वी कांट लिव पीसफुली. आपको लगेगा कि थोड़े से इम्पोजिशन ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री दैट वी लिव इन. सर हेट स्पीच और वो सब मैटर्स, मतलब ऑनेस्टली आप जैसे जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कह रहे हो, तो उसके लिए जैसे तो आप बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोविजंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होना चाहिए, राइट राइट नहीं हो सकता है. देन हेट स्पीच इज अलाउड. गोइंग अगेंस्ट सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी इज अलाउड. मोरालिटी की बात आप करोगे, देन मेक पोर्नोग्राफी अवेलेबल. नहीं, हेट स्पीच के कंटेक्स्ट में या बाकी सारे जो टॉपिक्स के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, उसके लिए तो लेजिस्लेटिव हमारे पास ऑलरेडी बैकिंग है वो सर. कहां से आएगा? संविधान से आएगा. अगर संविधान में वैसा प्रोविजन नहीं है तो स्टेट कैन नॉट इनैक्ट अ लॉ. वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, लेकिन सरमद सर जो हमारे एकदम बिगिनिंग करने वाले लर्नर्स हैं, उनको आप बता पाएँ कि ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और क्या एब्सोल्यूट नहीं फंडामेंटल राइट्स होता है? फंडामेंटल राइट बेसिकली आर लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट. जब आप वर्डिंग देखोगे फंडामेंटल राइट्स की, द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डू दैट. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि पावर जो अवेलेबल है विद द स्टेट, इट इज नॉट अनलिमिटेड, देयर इज अ लिमिटेशन. और एक लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स. और ये फंडामेंटल राइट्स आप स्टेट से क्लेम कर सकते हो. कौन से फंडामेंटल राइट्स है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, रिलीजियस राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है. ये आप स्टेट से ले सकते हो. अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट. उसमें या तो एक्सेप्शंस है या तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे, उसमें एक टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच देता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत उसमें 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, विच मीन्स दिस नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट. आपके पास राइट टू लाइफ है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है. द स्टेट कैन स्नैच इट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन उसको भी एक्सेप्शंस में दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस दी जाती है. एक फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, आर्टिकल 17. उसमें कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कर सकता है. इट्स एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट. यही एक फंडामेंटल राइट हम बोलते हैं एब्सोल्यूट है. एक टाइम पे ये भी था कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1, जिसमें बोला जाता था एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिविंग इन इंडिया, इफ दे हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ देयर ओन एंड दे वांट टू प्रिजर्व दैट कल्चर, दे हैव द फंडामेंटल राइट टू कंजर्व इट. उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस राइट टू कंजर्व योर कल्चर इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ योर कल्चर. लेकिन उसके ऊपर भी बाद में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई. Long story short, every fundamental right has either exceptions or restrictions. Article 17 को छोड़कर जो एक absolute fundamental right है. सर ये जो राइट्स की बात हो रही थी, इसमें ये राइट टू लाइफ, उसके नीचे राइट टू फूड वगैरह चॉइस आए बराबर है. फ्रीडम ऑफ फूड, जो आपको खाना है खा सकते हैं. ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि कैनिबलिज्म नहीं हो सकता, कि मनुष्य का मांस भी खा सकते हैं. लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इसको आगे खींच के ये जो राइट टू ड्रिंक, कुछ स्टेट में प्रोहिबिशन, शराबबंदी है, बिहार है, गुजरात है, तो फिर डीपीएसपी में कुछ और लिखा है, तो ये खिचड़ी नहीं बना के गए हैं. दे शुड हैव मेड क्लियर कि क्या हो गए या नहीं हुए. हाउ डू यू सी दिस? Mr. B.N. Rao, he was the Constituent Assembly's constitutional advisor. He disagreed with DPSPs. कहा इसको आपने unenforceable क्यों कहा? These should have been made part of fundamental rights. Agreed. अब क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होने चाहिए? नहीं, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेप्शंस है.
राइट टू ड्रिंक फॉर एग्जाम्पल बाकी स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है, बट इसको किस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए कि शराब पी के एक पुरुष घर आता है और घर पे जो महिला है डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, क्या इसको स्टेट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? आप लिकर कंज्यूम करने के बाद यू मे ऑल्सो सफर फ्रॉम एलिमेंट्स, उसमें सरकार को आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है, बेयर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट्स बोलती हैं कि वी कैन इवन फोरगो द रेवेन्यू दैट वी विल गेट फ्रॉम द अल्कोहल, बट वी वांट टू बैन इट बिकॉज इट इज इन योर इंटरेस्ट। तो सरकार आपके हित में बात कर रही है टू प्रोहिबिट ड्रिंकिंग, उसमें क्या गलती है? Yes, you may think that this is beyond our liberty. We have the right to decide how to live our life. उसमें भी ये होता है, state has the right to control it. For example, आप बोलोगे कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा, state can impose limitations on you, नहीं आपको सीट बेल्ट पहनना है. You have to wear helmet while you are riding a motorcycle because it is in your interest, and the state is meant to protect your interest. टेकिंग इट टू फर्दर लेवल सर, ये आई एग्री विथ यू, शराबबंदी वीमेन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। देन डोंट यू थिंक ये चीज़ स्टेट मतलब राज्य सरकार की जगह यूनियन पे होना चाहिए? ये तो आप मतलब हम ये कह रहे हैं कि गुजरात और बिहार के महिलाओं के लिए सुरक्षा ये ज़रूरी है, बाकी राज्यों के अंदर उन्होंने That's the beauty of our constitution, federalism. States को कुछ powers दी है, यूनियन को कुछ powers दी है. Let the state decide on its own कि उसके स्टेट के लिए क्या जरूरी है. कोई स्टेट बोलेगा कि हमें बिहार में जो अभी चुनाव हुए उसमें ओवरवेलमिंग majority of the people voted for the NDA government. Nitish Kumar is back as the chief minister. Yes, you may think that one reason is that 10,000 rupees were given to women, but overwhelming reason is because he implemented liquor prohibition on liquor, जिससे महिला they felt secure, तब जाके चीफ मिनिस्टर को री इलेक्ट किया गया। तो हर किसी स्टेट की अपनी एक यूनिक प्रॉब्लम होती है और उनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है। लेट देम डिसाइड कैसे करना है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट एनफोर्स इट्स ओन रिट ऑन द स्टेट्स, देन यू आर वायलेटिंग फेडरलिज्म व्हिच इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। लेट द स्टेट्स डिसाइड। प्रतीक सर सर दो चीज़ है, मतलब इसको कहते हैं मैटर ऑफ कन्वीनियंस। कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके राज्यों की सरकारें अपनी नीतियों को उस तरह से वो प्रोसीड करती है जहां एक फेज बताया जाता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस आपने बनाया, आपने गांधीयन प्रिंसिपल्स को कहा कि भाई हम एनविसेज कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप 100% एनफोर्समेंट तो लागू नहीं कर पा रहे हो, पहली बात। आपने देखा होगा हूट की ट्रेजेडी होती है हर जगह, लोग देसी लिकर बनाते हैं, स्टेट उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली वो केमिकल मिथेनॉल वो बन जाता है, देन वो पीते हैं। बिहार गुजरात में सालाना आपको हज़ारों लोग इसमें बीमार होते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, हर साल ये न्यूज़ आती रहती है। तीसरा इलिसिट सप्लाई लिकर का हमने देखा तो देन होगा। सरमत सर ने जो बात की कि ये तो अमल की बात है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। सर ये अग्री विद कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या दोगलापन है सर डीपीएससी ये में कुछ दोगलापन इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको करना है तो पूरे भारत में करो। अच्छा, आप ये उस टाइम पे ये आधार बना के ये बैठे थे कि भाई डीपीएसपी तब नॉन एनफोर्सेबल थे क्योंकि तब रिसोर्सेज नहीं थे 49 में। आज तो 2025 चल रहा है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से देखोगे, स्टेट की मशीनरी के पॉइंट ऑफ से देखोगे, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ से देखोगे, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन अब तो एनफोर्सेबल है, करना चाहिए। तो यहाँ स्टेट जितनी भी राज्य की सरकार है वो अपने अपने हिसाब से कन्वीनियंस ढूंढ रही है। अच्छा, कुछ ने आधा आधा एनफोर्समेंट करा है, जैसे केरला है, वो कह रहा है कि हम हमारी स्टेट की दुकानें, केरला स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन है, तो उसकी थ्रू वी विल सी कि लिकर शॉप्स के थ्रू वो बेचता है, बाकी सबको नहीं बेचने देता। क्यों भाई, उनकी लाइवलीहुड तुमने बंद कर दी और तुम अपनी चैनल से बेचोगे तो वहाँ शुद्ध दारू मिल जाएगा और बाकी सबके ऊपर वो थप्पा लग के आएगा। क्यों भाई, इस तरह से करना है तो पूरा करो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आप जो ये लिमिटेड चीज़ें करवा रहे हो वो मत किया करो सर। एंड दिस इज हैपनिंग अक्रॉस। आपको आप देखने की कोशिश करिए गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर से डीपीएसपी में कहा गया वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की गई है। कितनी राज्य की सरकारों ने इसके ऊपर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया है। जहाँ जहाँ राज्यों की सरकारों को फायदा दिख रहा है, खास करके पॉलिटिकल फायदा होगा या सोशियो कल्चरल एक इमेज बनाने की बात की जाएगी, वहाँ संविधान का मुखौटा ओढ़ा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ फसाड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पहन के लोगों को कन्विंस कराया जा रहा है कि देखो हम
अच्छा, इसी का ही तर्क जुडिशरी में भी दिया जाता है। गुजरात हाई कोर्ट में सर इसको लेके किसी ने लिटिगेशन भी की थी कि भई मेरा तो आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है कि मैं 4 दीवारों के अंदर बैठ के लिकर कंज़्यूम करूँ, तो भई उसमें क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, मेरी तो प्राइवेट लाइफ़ है और उसमें गलत भी क्या होगा? तभी भी यही चीज़ दी गई कि भई देखो स्टेट है। अच्छा, स्टेट को रेवेन्यू मिल रही है, ये जब आप लिकर की पॉलिसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इसकी लॉन्ग टर्म इसके फ़ायदे देखिए। स्टेट को रेवेन्यू मिल रही है, ये रेवेन्यू से स्टेट इतना भी ध्यान रख पा रहा है कि खराब लिकर मार्केट में नहीं जाएगा, उसकी खुद की एक प्रोहिबिशन की या जो भी विल सी की एक्साइज़ की जो टीम है वो तो रहेगी। चौथी बात, ये पैसों का उपयोग सर वेलफेयर स्कीम्स में भी किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि स्टेट नहीं कर रहा है, टैक्सेस से जो भी पैसा आ रहा है, एक्साइज़ के माध्यम से या हो या सेल्स के माध्यम से हो। तो स्टेट को उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गुजरात जैसा स्टेट भी आप देखोगे तो वो 100% लिकर के ऊपर वो बैन नहीं लगाया है। उसने टूरिस्ट के लिए वीएलसी की ओपन रखा है। अब ये क्यों भई आपने दोगलापन किया है? क्या यहाँ गुजरात में एक सामान्य व्यक्ति जो गुजरात का डोमिसाइल है, उसके लिए आप कह रहे हो कि नहीं? अच्छा, कारण भी ये कहा जाता है कि गांधी जी का गुजरात है या बिहार में भी इसी प्रकार की पॉलिटिकल वीएलसी की मैसेज देने की कोशिश। तो गांधी जी तो पूरे भारत के थे। खाली गुजरात में पैदा हुए तो क्या खाली गुजरात के लिए? तो करना है तो पूरा करो। कॉन्स्टिट्यूशन का मुखौटा ओढ़ के मत किया करो। एनफोर्स करवाने की अथॉरिटी स्टेट की तब नहीं थी, चलो हम समझ सकते हैं कि जब लागू किया। आज तो व्यवस्था बदली, आज तो नए भारत के ऊपर चले हैं। मैं इसमें सर थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, लेकिन राइट। पहले एक लेमैन का एग्जाम्पल मैं दूंगा। जो आपने बात की सही की, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है अपने आप को बचाने के लिए, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से अगर पेशेंट मर गया तो हॉस्पिटल बंद कर दें हॉस्पिटल। कॉन्स्टिट्यूशन एक टेक्स्ट है, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, मॉरल डॉक्यूमेंट है। उसका वायलेशन हो रहा है, दैट डजंट मीन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी थ्रोन अवे एंड इट नीड्स टू बी रीरिटन। आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ के जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए नहीं किया है, दैट्स द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल क्लास। उसके बगैर आप कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल देख लो, इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। मटर्निटी रिलीफ फॉर विमेन, उसके लिए कानून है। फ्री लीगल एड, उसके लिए कानून है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, वो भी इंप्लीमेंट हो गया है। आप एक एक करके एक एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठा लीजिए, एंड इनफैक्ट एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो हमने फंडामेंटल राइट्स के रूप में देख लिया है, राइट टू एजुकेशन बना दिया हमने। टू प्रोटेक्ट एससीज एंड एसटीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, उसको भी हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड, एक्सेप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैड, दैट मीन्स द पॉलिटिकल क्लास हैज नॉट कम अप विद अ कंसेंसस। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को आप दोषी ठहराना शायद बंद कर दीजिए। सर, इसमें दिक्कत ये नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जो कन्वीनियंस निकाला जा रहा है ना, जो पॉलिटिकल क्लास जो लीडरशिप है अक्रॉस द स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, दिक्कत उस बात के ऊपर है। अब आइडियल्स को, अच्छा उस पीरियड में भी आप देखिए कि स्टेट शेल मेक सो एंड सो प्रोविजन फॉर सो एंड सो थिंग्स अराउंड, ओके, तो उसका आप सहारा लेके आज के दौर में भी लोगों को वही गोली पिलाने की कोशिश करोगे और फिर जब आपका गोल फुलफिल हो पा रहा है तब आप ये मैसेज कन्वे करा रहे हो, दिक्कत उस बात के ऊपर है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं एग्री, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां आपने कहा कि भाई चलो लागू किया है, पर कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी पॉलिटिकल गेमिंग तो करते ही रहते हो और उसमें सब सहारा यही है, लाल किताब जो सर ने दिखाई है तो उसी का पॉलिटिकल है। क्लास की गलती है, इसकी गलती नहीं है। फायदा तो इसी का ही उठाया जा रहा है ना सर। इसको वन इन फॉर ऑल इसको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करिए, नहीं कर पा रहे हो तो इसके अंदर अमेंडमेंट करना है तो हमारा अमेंडमेंट। प्रेमाइस है कि क्या ये सही है कि उसको रिप्लेस करें। आप बोल रहे हो कि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो, आप तो मेरी बात से सहमत कर रहे हो। सरमत सर, ये संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे पर हमारे जो 6 बुनियादी अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा और कौन से नई चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के रूप में ऐड करनी चाहिए? इसमें भी आप ब्यूटी देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज व्हाट इज कॉल्ड जुडिशियल क्रिएटिविटी। वो अपने पावर्स का यूज करके ऐसे फंडामेंटल राइट्स हमें दे रहा है जो इस कानून में की किताब में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, इनोसेंट लुकिंग आर्टिकल, इसमें कुछ और नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रेस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, राइट टू नो and make an informed choice about the voters, that's also a fundamental right. Right to information so far as the antecedents of the candidates contesting elections, that's also a fundamental right. Right to food, right to shelter, right against arbitrary detention, right to speedy trial, right to fair trial,
right to clean environment, right to pollution free environment. Recently, right against adverse effects of climate change is also fundamental right under Article 14 and 19. तो ये ब्यूटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसने सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया कि वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोई भी रूलिंग दे सकता है टू गिव कंप्लीट जस्टिस। तो उसको यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक लिस्ट दी है फंडामेंटल राइट्स की, जिसको हम इन्फर्ड राइट्स बोलते हैं, जो इस टेक्स्ट में है नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके ऐसे फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हैं। अब इसमें कुछ और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू सैनिटेशन, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये लाना चाहिए कि जुडिशरी थ्रू इट्स इनोवेटिव एक्शंस शुड बी एबल टू गिव इट टू अस? उसमें शायद पार्लियामेंट को इकट्ठे आना चाहिए, आर्टिकल 368 का यूज़ करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए और ये पूरी लिस्ट फंडामेंटल राइट्स की देनी चाहिए। प्रतीक सर, आप इसमें कुछ काउंटर करना चाहेंगे? सर इसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट समय अंतर के ऊपर अपना जो सर ने कहा कि कंप्लीट जस्टिस का जो क्लॉज यूज़ करता है, उसकी मदद से इनोवेटिव एक्शन तो करता रहता है। बट कहीं ना कहीं आप देखिए कि समय के साथ ये सब चीज़ें पार्लियामेंट को करनी चाहिए, जो सर के साथ भी मैं सहमत हूँ उस बात के ऊपर। पार्लियामेंट निष्क्रिय रहती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये टकोर करना चाहिए कि भाई इट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट अराउंड, ओके। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि भाई इट इज़ द पार्लियामेंट दैट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री अराउंड, एंड उसकी मदद से ये करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस बात के ऊपर तो यही है समय के साथ, एंड इट इज़ वी द पीपल, मतलब हमें मूलतः से अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मांग ये करनी चाहिए फ्रॉम बॉटम टॉप अप्रोच कि भाई ये अधिकार हमारा है, समय के साथ इसकी अब आवश्यकता हो गई है, तो भाई आप संसदीय प्रक्रिया के थ्रू इसको अमेंड करके लागू करिए। सर, ये जो बात थी राइट टू लाइफ, आप बता रहे थे कि वो भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, अगर कोई गुनहगार है उसे फांसी दे सकते हैं। लेकिन कुछ बार हम पाते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट किस प्रकार की है, जल्दी जल्दी कोई चीज़ों का निपटान किया जाए। कुछ बार वो प्रेसिडेंट को गई मर्सी पिटीशन, दया याचिका सालों तक विलंबित रहती है। सो डोंट यू थिंक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसी वक्त उसमें कुछ डेडलाइन लिखी होती कि विद इन 30 days दिस हैज़ टू बी फिनिश्ड और समथिंग? सो डू यू नॉट सी दैट एज अ lacuna in this constitution? देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलास्टिसिटी। आप सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख सकते हो, बिकॉज कंटेक्स्ट एक चीज़ का डिफरेंट है, दूसरी चीज़ का डिफरेंट है। यू कांट बाइंड द हेड ऑफ द स्टेट टू टाइमलाइंस बिकॉज सिचुएशंस वेरी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मिस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शी वॉज द प्रेजिडेंट, उसने कोई भी मर्सी पिटिशन रिजेक्ट नहीं की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ही डिड वंस। प्रणब मुखर्जी आगे एज प्रेसिडेंट, उनने जज से जज मर्सी पिटिशंस को रिजेक्ट किया, लेकिन वो पावर प्रेसिडेंट का नहीं है। प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और होम मिनिस्टर के थ्रू वो एडवाइस जाती है। सो इट इज अबाउट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट पॉलिटिकल क्लास। कन्वीनियंस के तौर पर कोई व्यक्ति है हु इज ऑन अ डेथ रो, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, सो दैट प्रॉब्लम इज विद द पॉलिटिकल क्लास, नॉट विद द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये जो बता रहे थे कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसको टाइमलाइन में बांधना नहीं चाहिए, तो फिर ये जो ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चली कि गवर्नर भी तो बैठे हैं कि हमें कब बिल को आगे ले जाना है, प्रेसिडेंट भी कुछ बिल पे बैठे हैं, सो हाउ डू यू सी दैट? अगेन उसमें टाइमलाइन होना चाहिए कि नहीं? टाइमलाइन नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्लियर भी किया है कि अगर डिले इज प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड, तो तब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा। वो ही ब्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सेटिस्फाइड नहीं हो एक्शंस ऑफ द स्टेट से, यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड मेक इट वर्क। बट कैन यू बाइंड द गवर्नर्स टू अ टाइमलाइन? आई थिंक नो। बट गवर्नर्स को भी ये जानना है कि वो रियल कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है स्टेट की। दे आर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। ये प्रॉब्लम आप देखोगे सिर्फ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल। बाकी स्टेट में ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सो इट इज अबाउट द पॉलिटिकल क्लास विच इज मेड टू वर्क दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी गलती है। They are using governors as the pawns to destabilize states of the opposition ruled parties. तो वो political class की problem है। This is where एक और beautiful, I'm sorry to get into technicalities, एक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरस्टेट काउंसिल के तौर पे कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है या इशू है वेयर यू नीड कंसेंसस, वो आप इंटरस्टेट काउंसिल में डिस्कस कर सकते हो। ये चीज़ें इंटरस्टेट काउंसिल में डिस्कस होनी चाहिए।
ताकि इंटर स्टेट काउंसिल में जहां प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो मिलके ये डिसाइड करने चाहिए कि क्या गवर्नर को टाइम लिमिट पे बाउंड किया जाए कि नहीं किया जाए। वरना अगर यही लिमिट सुप्रीम कोर्ट इंपोज करती है, आप बोलोगे दिस इज द टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड ओवर द इलेक्टेड, ये जुडिशियल डेस्पोटिज्म है, ये जुडिशियल ओवररीच है, ये जुडिशियल एडवेंचरिज्म है। बट सुप्रीम कोर्ट इज फोर्स्ड टू इंटरफेयर when the other organs of the state are unwilling to perform their constitutional duty. But the same can be questioned, the same issue is with respect to the judiciary as well, sir. कि आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, जुडिशरी ये कह रही है कि स्टेट को इतने इतने दिन के अंदर जो भी डिसीजन लेने हैं रिप्रेजेंटेटिव से, वो चाहे गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो। अब जुडिशियल के पॉइंट ऑफ से भी देखें कि वो प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस, गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहे हैं। यही संविधान के अंदर आप देखोगे तो जुडिशरी के केस के अंदर तो कुछ लिखा नहीं गया है कि उनको कितने दिन के अंदर विल्सी की केस को किस तरह से रिजॉल्व करना है, कैसे करना है, एंड यू नो हाउ द लिटिगेशन सिस्टम वर्क्स अराउंड। तो वही है ना कि एक एक ऐसा ऑर्गन है कि भाई जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव के अंदर से जो बैलेंस बनाने की हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची थी, पर वो तो बैलेंस बन ही नहीं पा रहा है। और जुडिशरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हावी हो रही है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर। अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी जब सवाल आता है तो उसका आंसर नहीं कर पाते और दूसरे से अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो फिर? जुडिशरी को फोर्स किया गया है इस पोजीशन में लाने के लिए। आप 1973 की बात किए, तब तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। चीफ जस्टिस वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस A.N. राय को चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके बाद जस्टिस खन्ना को ओवरलुक करके जस्टिस बे को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो गलती किसकी है? पॉलिटिकल क्लास की है। तब जाके अगर सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस ये कहा कि हम आपको रेकमेंड करेंगे और आपको उस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, तो इसमें गलती सरकार की है कि जुडिशरी की है? और ये एक मिसकंसेप्शन है सर कि इन इंडिया जजेस आर अपॉइंटेड बाय देमसेल्व्स। ये सरासर गलत है। अभी भी फाइनल अथॉरिटी इज विद द एग्जीक्यूटिव। आप न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, कलीजियम रेकमेंड करता है, प्रेसिडेंट उसको एक्ट ही नहीं करता है, अपॉइंट ही नहीं करता है। तो इन इंडिया आर जजेस अपॉइंटेड बाय देम। ये एक मिसकंसेप्शन है जो मीडिया के नैरेटिव के थ्रू लोगों को सौंपा गया है कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय देमसेल्व्स। सो मेनी इंस्टेंसेस। Justice Mr. Saurabh Kirpal, advocate of the Delhi High Court, was recommended by the Collegium to become the judge of the Delhi High Court. So Supreme Court Collegium ने recommend किया, सरकार बोलती है but he is openly gay, his partner is a Swiss national, that is why we will not appoint him. तो are judges appointed by judges? No, judges are still appointed by the executive. और चेरी पिक किया जाता है। 4 नेम रेकमेंड किए जाते हैं, उसमें एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके बाकी 3 को साइडलाइन किया जाता है। तो किसकी अथॉरिटी है? So this is a false narrative that judges are appointed by themselves. Still the final authority is with the executive. सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि इसमें आर्टिकल 324 से जो इलेक्शन कमीशन की जो बात हो रही है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये एनविसेज भी किया था, ये सोचा भी होगा कि भाई एक ऐसी बॉडी बनाते, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए। पर आप देखिए कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगी, पर इस संस्था के ऊपर ही एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आज की तारीख के अंदर भी कि भाई ये फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बायस्ड है। अच्छा, इसके पास मशीनरी भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो ये मतलब इसके वैल्यूज़ के रूप में ये सोचा गया है कि भाई हम सेपरेशन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ फंक्शंस करेंगे, पर वही एग्जीक्यूटिव जो कल तक सरकार का पार्ट था उसको आप इलेक्शन कमीशन में डिप्यूट करते हो और वही इलेक्ट्रोल ड्यूटीज दे देते हो, जहां उनकी कहीं ना कहीं जो पर्सनल लॉयल्टी है या जो भी आप गिनो उनकी बायसनेस है वो निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रोल ड्यूटीज़ के अंदर भी। तो मुद्दे की बात यही है कि भाई हमने संस्था तो बना दी संवैधानिक रूप से, पर ये संस्था एक तरह से देखी जाए तो विल सी कि उसका फंक्शनिंग ढंग से नहीं हो पाया और इसके आइडियल्स के हिसाब से तो नहीं चल पा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, TN Seshan और मिस्टर ज्ञानेश कुमार, सेम इंस्टीट्यूशन, राइट, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। राइट। एक पर आप आरोप लगा सकते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं किए। TN Seshan, who famously said, I eat politicians for breakfast. तो इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं है। Those who control these institutions, those who are appointed to these institutions, उनकी प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ब्यूटिफुली एनविसाज किया कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करेंगे
जो इलेक्शंस कंडक्ट कर लेंगी. This will not be the job of the executive. This will be the job of a separate autonomous constitutional body called Election Commission of India. अब सेम कोट डॉक्टर अंबेडकर का कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है लेकिन जो इसको वर्क करेंगे दे हैपन टू बी अ बैड लॉट. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे उसके लिए कानून होना चाहिए. 1950 से लेकर 2023 तक कोई भी कानून नहीं था. तो गलती कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है कि पॉलिटिकल क्लास की है. अच्छा यही यही एक आप हमारा इलेक्शन कमीशन इट वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड. श्रीलंका में इलेक्शंस होते थे, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर होता था. अफ्रीकन कंट्रीज में भी, भूटान में एंड इनफैक्ट इन म्यांमार आर्मी यूज्ड टू कैंपेन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. ये आप इंडिया में कभी नहीं देखोगे. दैट्स द स्ट्रक्चर दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड. अब उसमें कोई व्यक्ति आके उसको he will be favoring the ruling political party because how these election commissioners are appointed that's biased in favor of the ruling party at the center. So make it work. सर सवाल इसके ऊपर ये नहीं है. सवाल ये है कि आप कह रहे हो अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी के ऊपर लिमिटेशन डाली है आफ्टर रिटायरमेंट के कंटेक्स्ट में, राइट, कहीं ना कहीं कि 65 के ऊपर आप रिटायर हो गए. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस के ऊपर से कि भाई उनका कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो या उनकी जो एक जॉब सिक्योरिटी काइंड ऑफ कैसे पेंशन रहे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज और नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर्स के रूप में. आप इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करो, आप सेशन साहब की बात करो, मैं टेक्निकलिटीज़ में आप देखिए कि उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ही फॉट इलेक्शंस. अब ये कहाँ तक आपको ये सही लगेगा? अब ये सवाल तो फिर से घुमा फिरा के व्यक्ति के ऊपर ही आपका आएगा, तो जो आप कह रहे थे. तो कहने की बात ये है कि संवैधानिक रूप से हमने जो संस्था बनाई है इसके अंदर जो प्रोविजंस डाले गए हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रहेगी. देयर आर सर्टेन. ये कहाँ का इंसाफ है, राइट, कि मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ऑक्यूपाई किया, उसके बाद मैं लोगों से वोट मांगकर इलेक्ट ना हो जाऊं. डेमोक्रेसी, अगर लोग चाहेंगे मुझे इलेक्ट करेंगे. जजेस की आपने बात की, जस्टिस रंजन गोगोई नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, जस्टिस नजीर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, Justice P. Sathasivam, Governor of Kerala. And we have seen instances where M.S. Gill was the election commissioner. He was sent to Rajya Sabha by the Congress party. तो कहने की बात वही है कि it does not ensure non-partisanship around, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये तो घुमा फिरा के आप देखिए क्विड प्रो को भी हो सकता है. You never know what kind of political settlement. That is what I'm saying. Constitution की गलती नहीं है. अब आप ये मान के चलो कि things will evolve over a period of time. आप हर कोई चीज प्री कंसीव करके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते हो. दैट इज व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कूलिंग ऑफ पीरियड डाल के अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को. Exactly. क्या प्रॉब्लम है? तो वही तो चीज. सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द पॉलिटिकल क्लास. नहीं, पॉलिटिकल क्लास के साथ है, बट इसको हम लोग मतलब है ना, हम इसको एक सेक्रोसन डॉक्यूमेंट के रूप में मान रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं इसको चेंज ही नहीं करना चाहिए. अब यहाँ जो जो प्रॉब्लम्स है उसको हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है. वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस पार्ट अराउंड कि भाई ये संस्था के अंदर दिक्कत है. आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो सोच लिया कि एक इलेक्शन कमीशन होगा. जस्ट टू इंटरप्ट यू, सॉरी सर, आपने कहा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि आप मनी बिल लाकर इनके एक्सपेंसेस भी चार्ज एक्सपेंडिचर में डाल सकते हो. तो गलती कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, उसने तो ऑप्शन दे दिया आपको. यू मेक इट वर्क. सर ये जो आपने बताया कि जजेस को नॉमिनेट किया गया या उन्होंने राज्यसभा में वो गए, तो डोंट यू थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो पूरी चीज़ डिलीट कर देनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पर जैसे लोग जाते हैं, चाहे सेलिब्रिटीज है, फिल्म स्टार है, दे आर नॉट पेइंग एनी एक्टिव कंट्रीब्यूशन. Javed Akhtar was also nominated to Rajya Sabha, and the Indian Copyright Act is thanks to him. बट व्हाट अबाउट सचिन एंड रेखा जो इतनी अटेंडेंस नहीं? Mr. Fali S. Nariman, the most brilliant legal luminary, maybe after N.A. Palkhiwala, he made a spectacular contribution to Rajya Sabha while being nominated to Rajya Sabha. So nominated category को क्यों रखा गया Constitution में? Those who cannot get elected, because आपको election लड़ने के लिए muscle power, money power चाहिए. मैं एक intellectual आदमी हूँ. I cannot go through the dust of elections and win an election and be part of the law-making exercise. Constitution ने एक unique, look at the beauty of it, एक unique provision दिया
कि talented individuals can also be part of the law making exercise, not through the elected route but through the nominated route. अब उसमें पॉलिटिकल क्लास के आपको किस तरह के लोग नॉमिनेटेड कैटेगरी में चाहिए, सचिन तेंदुलकर, रेखा जैसे, या फालियस नरीमान और जावेद अख्तर जैसे? दैट्स द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल क्लास, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ब्यूटीफुल प्रोविजन दिया है. सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर दो चीज़ आपने आपने इन्होंने खुद कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए मसल पावर और मनी पावर चाहिए, राइट? मतलब ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हम लोग बहुत सीक्रेट मानते हैं और लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं. इट हैज़ फेल्ड टू लाइक नो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, एक तरह से जिसके पास मसल पावर मनी पावर नहीं है, जो ये सोच रहा है कि मैं भी रिप्रेजेंटेटिव बनूं आज की तारीख में, राइट? आपने स्टार्ट किया डिस्कशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स. राइट. हमने बोरो नहीं किया, हमने उसको अडेप्ट किया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. मैं उसका उदाहरण देता हूँ. स्विट्जरलैंड गेव वोटिंग राइट्स टू women in 1970s. US, UK gave voting rights in 1980 and 1920. In one fell swoop, we gave universal adult franchise in 1950, जिसमें विंस्टन चर्चिल और बहुत सारे बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने कहा इंडियन एक्सपेरिमेंट इज बाउंड टू फेल. आवर ओबिचुरीज वर बीइंग रिटन कि आपने कैसे हर किसी को राइट टू वोट दे दिया, चाहे वो महिला हो या इलिटरेट हो या जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है. द फैक्ट दैट वी आर स्टिल अ वाइब्रेंट फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी. आप देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, मालदीव्स में क्या हो रहा है. वी आर स्टिल अ वाइब्रेंट फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी. दैट्स थैंक्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन. आप बोल रहे हो मसल पावर मनी पावर के बगैर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन ने खुली छूट दे रखी है कि अगर आपने 25 इयर्स की एज क्रॉस की, यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन. और वो भी सिर्फ नॉट फ्रॉम योर स्टेट, फ्रॉम एनी अदर इंडियन स्टेट. अगर आप उसको ऐसे, एंड दिस इज वेयर पीपल ऑल्सो विल हैव टू टेक द ब्लेम. फॉर एग्जाम्पल बिहार की एग्जाम्पल देंगे. मिस्टर प्रशांत किशोर, आई एम नॉट हिज फैन, आई एम नॉट हिज सपोर्टर, बट मे बी ही शुड हैव बीन इलेक्टेड. मे बी. क्यों? क्योंकि शायद 50-100-200 लोग वेट कर रहे होते कि हम भी चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए. लेकिन दे डोंट कम फ्रॉम डिनेस्टीज, दे डोंट कम फ्रॉम एंट्रेंच पॉलिटिकल पार्टीज. They are from the civil society. They want to enter politics and change the system. लेकिन जब प्रशांत किशोर को एक सीट नहीं दी बिहार की जनता ने, और उन्हें फिर से उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया जो पिछले 20 साल से गवर्नेंस कर रही थी वहां पर, तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स टू एंटर द पॉलिटिकल सिस्टम. सो दैट मीन्स दिस पॉलिटिकल सिस्टम इज डिजाइंड फॉर एंट्रेंच पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिनेस्ट्स. तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है, हमारी गलती है. सर ये जो राज्यसभा की बात हुई, कुछ बार हम देखते हैं, और आप जो बता रहे थे नॉमिनेटेड मेंबर्स इसलिए ताकि प्रबुद्ध लोग, इंटेलेक्चुअल पीपल कैन गो विदाउट मनी मसल पावर. नाउ माय क्वेश्चन इज, जो राज्यसभा है द कंसेप्ट इज वो राज्य का प्रतिनिधि करना चाहिए. बट वी लुक वेदर इट इज स्मृति ईरानी, मनमोहन सिंह, हमारे एस जयशंकर साहब, वो अलग अलग राज्यों से लड़े हैं टू गो वाया राज्यसभा सीट्स एट सम पॉइंट. तो उसमें तो इनजस्टिस उन राज्य के लोगों का हो रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी. वो लोग किसी और काम के लिए चुने गए हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एस जयशंकर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स. आई पर्सनली फील ही कुड नॉट कंट्रीब्यूट दैट मच टू द गुजरात का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कंपेयर टू सम अदर पर्सन फ्रॉम गुजरात. सो डू यू सी दिस एज अ, कि इसमें क्लैरिटी से लिखना चाहिए था डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का, तो वो बाड़े पे मकान लेके मजाक बना रहे हैं. नाउ वन, डोमिसाइल इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो बात आप कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है. तो कानून बदल लीजिए. बट इफ इंडिया इज वन नेशन, आपको क्यों ऐसा लगता है कि एक भारत का व्यक्ति जो आपकी स्टेट से नहीं है लेकिन आपकी स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है? देन व्हाई यू से कि वो राज्यसभा का राज्य से जाना चाहिए? राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. दैट डजंट मीन जस्ट योर स्टेट. स्टेट्स एज अ पॉलिटिकल एंटिटी. ऐसी बहुत सारी कानून, लैंड एक्विजिशन बिल्स कितनी बार राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दी बिकॉज द स्टेट्स वर नॉट इन अग्रीमेंट. तो स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, नॉट कि आपकी इंडिविजुअल स्टेट. आपको क्यों लगता है कि देश का एक व्यक्ति जो हु इज एज इंडियन एज यू आर विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर 28 states that we have? But he's supposed to be representative of that particular state. No, he is going to represent all the states in the Indian parliament. तो फिर उसको ऐसा क्यों बोला हर स्टेट का इतना राज्यसभा का प्रतिनिधि होगा? क्योंकि हमको
वी आर नॉट अ सेनेट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जहां हर किसी स्टेट से दो दो सेनेटर्स आएंगे. वी हैव टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन. तो आपकी स्टेट से, for example, if you are from UP, 31 MPs will be there in Rajya Sabha. But then you are representing your state. But then you are representing the interest of all the states together, because states and union, these are the two units in a federal setup. Union is not as powerful, states are not as powerful as the union, but states are not subservient to union. Both states as well as union, they derive their powers from the constitution. So you are there in Rajya Sabha to represent the interest of the states. सर टू थिंग्स अराउंड ओके, मतलब आपने फेडरल सेटअप की बात ही की है और आपने सेनेट की भी बहुत एग्जांपल दिया. देयर वाज दिस डिबेट बिटवीन द लार्ज एंड द बिग स्टेट्स व्हेन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वर्किंग ऑन इट. और वहाँ पे यही हुआ था कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि देयर वर बिगर स्टेट्स व्हिच हैड द उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है कांग्रेस के अंदर, वहाँ एज पर पॉपुलेशन ऑब्वियसली दे विल हैव मोर नंबर ऑफ सीट्स इन द कांग्रेस. एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट्स दे परसीव्ड दिस थ्रेट अराउंड की eventually the whole council of states or what the senate will be hijacked by the bigger states क्योंकि उनके representatives ज़्यादा हो गए. And to counteract that thing, okay, they decided to put 2 members from each. आपने कहा कि we are a federal polity. आप मुझे बताइए कि नागालैंड से एक राज्यसभा से एमपी आता है, या अरुणाचल से एक राज्यसभा से एमपी आएगा, या अंडमान से भी शायद तक एक ही राज्यसभा के अंडमान से रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा, है ही it's a नहीं UT. राज्यसभा का. आप देखिए, तो आप समझिए कि चलो अंडमान तो यूनियन टेरिटरी भी है, बट ओवरऑल जो छोटे स्टेट्स है वहाँ तो राज्यसभा छोटे स्टेट्स के इंटरेस्ट को तो सिक्योर कर ही नहीं पा रही है. और हमने एनविसेज उसको इसी तरह से किया था जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि कहा गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑलमोस्ट 240 के आसपास जो भी होंगे अलग अलग राज्यों से आएंगे, बट देन दे विल बी कमिंग आउट एज अ सिंगल यूनिट अराउंड, राइट. बट देयर one of the foundations or one of the fundamental work is to secure the interest of the state, जो सर ने भी कहा. पर वो तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ एक एमपी आएगा राज्यसभा से, कौन ध्यान रख पाएगा. एंड दिस विल हैपन अराउंड कि अगर यूपी से 30 एमपी जा रहे हैं, गुजरात से 10 से ज्यादा मैं राज्यसभा के एमपी आपकी जाएंगे. बात अगर मान भी लूं तो उसमें संविधान की गलती नहीं है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पहले ये प्रावधान था कि इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम गुजरात, यू शुड बी एन इलेक्टोरल वोटर इन गुजरात. गुजरात तो मनमोहन सिंह ने आसाम में घर भी लिया ये था. 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट अमेंड किया गया. 2006 में कुलदीप नायर वर्सेस इलेक्शन कमीशन का जजमेंट आ गया, जहां की इस अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा. सो अगर आपको लगता है गलती है तो इसमें पॉलिटिकल क्लास की गलती है जिसने कानून को बदला, संविधान की गलती नहीं. संविधान ने क्या एनविसाज किया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में. पर संविधान के कंसेप्ट में देखिए कि आप एक साइड के ऊपर कह रहे हो कि हम फेडरेशन है, फेडरल पॉलिटी के कंटेक्स्ट में हम लोग वर्क करेंगे, पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे नहीं पा रहे, irrespective of the size, irrespective आपको of the ये number. नहीं देखना है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि वी विल ब्लाइंडली एप यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा वहां चल रहा है यहाँ पर भी वैसा हो. तो हम एक साइड के ऊपर तो कह रहे हैं कि वहां से अच्छी अच्छी चीजें लेके आ जाएंगे, बट वी तो हैव वो भी अच्छी चीज मॉडिफाइड है. इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. एग्जैक्टली, तो वो भी इंडियन कंटेक्स्ट में आज की तारीख में आप देखिए डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स. हाँ, तो नंबर्स के कंटेक्स्ट में ही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर. ये कहाँ का इंसाफ होगा कि यूपी विच इज द मोस्ट पॉपुलस इंडियन स्टेट, एग्जैक्टली, वहां से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और नागालैंड से भी 2 आएंगे, सिक्किम से भी 2 आएंगे, तो वही की वही, मणिपुर से भी 2 तो आएंगे. वही की वही चीज तो कल उठ के हम जब हो सके 2026 के अंदर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद जब रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स की बात आएगी तो साउथ के स्टेट्स वही बोलेंगे. आज हम लोग कर्नाटक में बैठे बात कर रहे हैं, तमिलनाडु वाले कहेंगे कि भाई हमने हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में रखी, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी नहीं. अब कल उठ के लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में जब सीट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी तो दे विल बी पीनलाइज फॉर दिस थिंग अराउंड. तो एक साइड के ऊपर हम कह रहे हैं कि भाई हम फेडरल है, हम सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कम से कम काउंसिल ऑफ स्टेट्स में तो प्रयत्न कर पाएंगे. चलो लोकसभा के अंदर ना, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. Proportionate representation means population has to be one of the most important deciding factors. पॉपुलेशन हैज टू बी मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर्स अराउंड. पर अब समय के साथ ये डॉक्यूमेंट के अंदर हमें इवॉल्व होने की भी उतनी ही आवश्यकता है, वही तो हम बता रहे हैं. क्योंकि आप ये समझिए ना कि यूपी की आबादी आज की तारीख में 20 करोड़ है. अगर हो गया और जब होगा, फॉर दैट लॉ हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट. उसके अंतर्गत फ्रीजिंग ऑफ सीट्स के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ. हाँ. जो सीट्स हमने फ्रीज की है 1970s में, मोस्ट प्रोबब्ली कब 71 में की थी, राइट, और 2026 तक फ्रीज करके रखी है.
ये 543 और 240 जो राज्यसभा की है वो बेसिकली संख्या बढ़ेगी। You are answering my question. Look at the beauty of this constitution. There is a provision for parliament राइट, to change it in Indian context, modify. Freeze क्यों किया? क्योंकि southern states protested that we will be at a disadvantage. डिसएडवांटेज। Look at the flexibility of this document. कि हम इसको इतना रिजिड नहीं बनाएंगे कि ये चेंज ही ना हो पाए। हम इसको और इसी के लिए एक तो इसको ट्रू फेडरेशन के रूप में कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत आएगी? तो फिर कम से कम काउंसिल ऑफ स्टेट्स में राज्यसभा के अंदर सेनेट के हिसाब से चलो 2 मेंबर ना करे। एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिटन बाय वेड एंड ब्रैडली। राइट, उसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जिक्र किया है उन्होंने। दे कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड केम अप विद अ टर्म फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, इट्स एन ऑक्सिमोरॉन। यू कांट बी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड एट द सेम टाइम, बट देयर आर सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत भी ना पड़े। There are few provisions of the constitution which can be altered by special majority. There are few provisions of the constitution for which you need ratification by one half of the states. That's the beauty of this text. सर हमारे बिगिनर लर्नर्स को जो आपने बात की कि अमेरिका में हर एक जो राज्यसभा है, अपर हाउस, सेनेट, उसके 2-2 प्रतिनिधि हैं, तो क्या उनकी जो लोअर बॉडी है, डज इट ऑल्सो फिक्स सिस्टम या पॉपुलेशन के हिसाब से? Now, population plays a very important role. अब यूनाइटेड स्टेट्स का सिस्टम है वो एक ट्रूली फेडरल सिस्टम है, और ट्रूली फेडरल सिस्टम का मतलब उनके पास डुअल गवर्नमेंट है, वन गवर्नमेंट एट द सेंटर, वन गवर्नमेंट इन द स्टेट। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ पावर यूनियन के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट्स के पास है। उनका संविधान रिटन है और वो सुप्रीम भी है, न तो स्टेट वायलेट कर सकता है, न तो सेंटर वायलेट कर सकता है, और अगर वायलेट हो गया उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाता है। अब जब भी हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है, हम उसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हैं। इफ इट मैचेस इट इज फेडरल, इफ इट डजंट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करेंगे तो वी सैटिस्फाई ऑल द 5 क्राइटेरिया, बट जब हम व्हेन वी डिग डीपर वी सी डुअल गवर्नमेंट है, लेकिन कभी भी 356 इम्पोज करके ममता बनर्जी को डिसमिस किया जा सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है लेकिन मोर पावर्स आर एलोकेटेड टू यूनियन एज कंपेयर टू द स्टेट्स। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टेट्स वर नॉट कंसल्टेड इन राइटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है बट दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर इन अ वे, क्योंकि अपॉइंटमेंट इज डन बाय द सेंटर, रिमूवल कैन बी डन बाय द सेंटर बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। That is why we say India is a quasi-federal. ये ना तो completely federal है, ना तो completely unitary है। ये beauty है Indian Constitution की। इसी तरह जब आप Indian system की बात करेंगे, it may not be perfect, but it has to be made workable. उसके लिए आपको ये beautiful text उठा के फेंकनी नहीं है, इसको completely rewrite नहीं करना है। जितना इसमें लिखा है, in letter and spirit, if we implement this, we are going to see a completely different country. सर खत्म करते करते एक चीज तो जरूर से मैं कहना चाहूंगा कि देखो समय के साथ अब जैसे जिस तरह से हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, एक ही बुक को बेस बना के हम ये कहेंगे कि इसी से शासन व्यवस्था चलती रहेगी, देश चलता रहेगा, पर देयर आर एग्जांपल्स। मुझे तो ब्रिटिश डेमोक्रेसी आप देखोगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वहाँ पार्लियामेंट कह रही है कि भाई हम जो लॉज पास करेंगे वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बेसिस के ऊपर हम लोग चलाएंगे, तो अनरिटर्न है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको नए 21वीं शताब्दी के भारत के साथ देखने के हिसाब से और भविष्य के भारत की कल्पना के कंटेक्स्ट में मैं तो सजेशन ये पूछूंगा आपसे कि उस मॉडल के ऊपर जाए तो एतराज़ क्या होगा कि भाई हम ब्रिटिश मॉडल को, क्योंकि ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम तो वहाँ से हमने वेस्टमिनिस्टर स्टाइल लिया है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस फिर लिखने की क्या आवश्यकता थी, है ना? तो हम उसी को ही बना देते हैं और इसको हटाएंगे, तो क्या ख्याल है? Constitution keeps the government in check. इसको अब हटा दो, there will be majoritarianism. वो डी लोलमी की बात, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्ट अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। खैर अब तो वो भी हो सकता है, वही इंडियन सिस्टम में हो सकता है, वेयर अ गवर्नमेंट विद अ ब्रूट मेजॉरिटी कैन ट्रैम्बल द राइट्स ऑफ द पीपल। अगर आप वही चाहते हैं, गुड लक टू यू, बट आई वुड नॉट एग्री। मित्रों, संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे की इस डिबेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एनलाइटनिंग आर्गुमेंट्स हमें मिले। जो प्रश्न पूछे गए या जो काउंटर दिए गए, आप ऐसा ना समझे कि संविधान का किसी भी प्रकार से हम अपमान या मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। ये इसलिए कि कुछ बार यूपीएससी के
इंटरव्यू में भी आपको परखा जाता है ऐसे प्रोबिंग सवालों द्वारा। तो आप सुकून से इस वीडियो को आपने देखा होगा, यहाँ तक आप पहुंचे हैं। लेकिन इतने समय के बाद भी हम केवल 3-4 बड़े आयामों को ही कवर कर पाए, अभी भी बहुत सारी और बाकी चीज़ें इसमें थी जिस पर भविष्य में एक और वीडियो आएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। Let's crack it.